जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक का, दैट इज फॉरेस्ट के बारे में। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे एक स्टोरी के रूप में, जो स्टोरी नरेट की गई है बाय फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव विजिटेड द फॉरेस्ट। मतलब कि वो उन्होंने विजिट किया फॉरेस्ट में और वहां से उन्होंने जाना कि वाई फॉरेस्ट इज आवर लाइफलाइन। Why? Everybody says that forest is the important for our lifeline. मतलब हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने जानने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट विजिट किया। इसमें स्टोरी ऐसी है, इसको एक स्टोरी के माध्यम से नरेट किया गया है। इस चैप्टर को स्पेसिफिकली एक स्टोरी के माध्यम से नरेट किया गया, जिसमें एक बोजो नाम का एक स्टूडेंट था। वो अपने किसी अंकल के साथ एक जगह विजिट पे गया, पार्क। वहां पर उसके उन्होंने उसके कुछ दोस्त थे बोजो के, जिसने उन्हें अपने सर से मिलवाया, जो कि थे प्रोफेसर अहमद। तो वहां पर फिर बच्चे क्या हुआ, खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक जगह जा करके आराम से कॉर्नर में बैठ गए। अब कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स जब थक गए तो वो खुद आकर के उनके पास बैठ गए। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि उनके सीनियर्स ने कुछ डिस्कशन किया है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द टाउन। मतलब कि वो जो उनके कलीग्स थे उनके बीच में कुछ डिस्कशन हुआ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट टाउन में काफ़ी ज़्यादा है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमें एक इंडस्ट्री का सेटअप करना है, इस फॉरेस्ट को क्लीन अप कर। तो उसमें ये डिस्कशन हो रहा था, जो उन्होंने बताया डॉक्टर प्रोफेसर अहमद ने, कि जो बात हो रही थी कि यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है इसको पूरा क्लीन अप किया जाएगा और इस पे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब जब ये फॉरेस्ट क्लीन अप की बात आई तो कुछ सीनियर मेंबर्स ने इसका विरोध किया। तो बच्चों के मन में, एक स्टूडेंट्स के मन में एक उत्सुकता जागी कि वो मना क्यों कर रहे हैं फॉरेस्ट को काटने से। तब प्रोफेसर अहमद ने उनको रिप्लाई दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट जो है वो सर्व करता है एज ग्रीन लंग्स। जो हमारा फॉरेस्ट है वो सर्व करता है एज ग्रीन लंग्स। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इट इज़ अ वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम। ये जो फॉरेस्ट है हमारा, वो क्या है? वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम। क्लियर? तो ये नेचर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चिल्ड्रंस जो हुए वो कंफ्यूज हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों जरूरी है। तो चिल्ड्रंस जो थे, मतलब जो वहां पर जो पूजो और उसके फ्रेंड्स थे, उनको भी बहुत उत्सुकता जागी फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, डिसाइड किया कि हम इस फॉरेस्ट में एक विजिट करेंगे और समझेंगे कि ये फॉरेस्ट हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या हमारे एनवायरनमेंट के लिए। फॉरेस्ट के विजिट के लिए तो यहाँ से उनकी विजिट की शुरुआत होती है। मतलब यहाँ से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक फॉरेस्ट में विजिट करेंगे। तो उनकी जो विजिट स्टार्ट होती है, वो बच्चे तैयार हो जाते हैं, प्रोफेसर अहमद भी उनके साथ, और उनके साथ एक नोटबुक भी होती है जिसमें वो सारी एंट्रीज को नोट करते हैं जो भी उन्होंने फॉरेस्ट में देखा। तो ऑन देयर वे जैसे ही वो जा रहे होते हैं, तो वहां पर उनको रास्ते में एक टीबू नाम का लड़का था, वो उनको मिलता है। बेसिकली वो लड़का जंगल में ही रहता था अपनी फैमिली के साथ। तो उसने देखा कि एक टीबू नाम का लड़का जो उन स्टूडेंट्स की एज का है वो उनको दिखता है,
और उनको देख के वो उनके साथ ही जंगल के अंदर चला जाता है। मतलब वो बेसिकली वहां पर कैटल्स की रियरिंग के लिए आया था, कैटल्स को रियर कर रहा था वो। तो वहां पर उसने इन बच्चों को देखा और इन बच्चों के साथ टीबू भी साथ में चला गया एज अ गाइड, क्योंकि उसे जंगल के बारे में काफी कुछ पता था। तो जैसे ही वो लोग जंगल के अंदर एंटर करते हैं, टीबू तुरंत स्टूडेंट्स को बोलता है हाथ उठा करके कि प्लीज डोंट मेक नॉइस, आवाज मत कीजिएगा, क्योंकि जंगल में जो जानवर हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए कभी भी आप फॉरेस्ट में विजिट करिए तो जो आपके गाइड होते हैं वो सबसे पहले आपको यही कहते हैं, प्लीज आवाज मत कीजिएगा, क्योंकि उस आवाज से, क्योंकि फॉरेस्ट उन एनिमल्स की एक अपनी दुनिया है, उनका अपना घर है, और आप उनके घर में एंटर कर रहे हो। जैसे कि आपके घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो आप अलर्ट हो जाते हो, वैसे ही वो भी आप उनके लिए अनजान हो, क्योंकि फॉरेस्ट उनका घर है। तो वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उन्होंने क्वाइट रहने को बोला। फिर उसके बाद टीबू उनको एक ऐसी प्लेस पे लेकर के गया जहां पर ऊपर से, मतलब एट अ सर्टेन हाइट, पूरा जंगल नजर आता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो फोटो खींची गई है, ये फ्रॉम अ सर्टेन हाइट खींची गई है जहां से नीचे पूरा जंगल नजर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही टिबू भी जो है वो उन लोगों को एक ऐसे प्लेस पे लेकर के गया जो कि काफी हाइट में था, जहां से ऊपर से पूरा ब्रॉड व्यू नजर आ रहा था जंगल का। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पूरे जंगल का ब्रॉड व्यू नजर आ रहा है ऊपर से। आपको नीचे फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि आपको नीचे की जो जमीन है फॉरेस्ट की, मतलब जंगल की जो जमीन है, वो आपको नजर ही नहीं आएगी। नजर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इतने सारी ट्रीज हैं। आप देखिए इतनी मतलब काफी हाइट की ट्रीज हैं, जिसके कारण जो नीचे की जमीन है उसको इन ट्रीज ने पूरा ढका हुआ है। इसीलिए आप ऊपर से अगर किसी जंगल का ब्रॉड व्यू देखते हैं तो आप देखते हैं आपको खूब सारे सिर्फ पेड़ नजर आएंगे। उस जंगल के अंदर क्या है वो आपको उस पेड़ की टहनियों के कारण नजर नहीं आता। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन कलर की ट्रीज जो हैं उनके ट्रूप्स ने पूरा कवर करके रखा हुआ है जंगल को। क्लियर? तो ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत पीसफुल होता है, एंड और एक कूल ब्रीज, मतलब ठंडी हवाएं चलती रहती। तो उससे चिल्ड्रंस और फ्रेश हुए और एक्साइट हुए और हैप्पी हुए, क्योंकि भाई एक तो एनवायरनमेंट पीसफुल, इसके अलावा जो ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उनको काफी कुछ चीजें अच्छी लगी। फिर उसके बाद इस जंगल का ब्रॉड व्यू देखने के बाद फिर वो नीचे गए। जैसे वो देखिए, ये यहाँ पर ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। वैसे इसमें नोट करने की इससे ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टोरी के रूप में इसको सुनिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि उन लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। एक तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करी, ये ब्रॉड व्यू। जो आप ऊपर से कभी भी फॉरेस्ट को देखेंगे तो आपको पूरा ये जंगल ऐसे पूरा ढका हुआ दिखेगा इन पेड़ों से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे ही वो लोग नीचे गए तो नीचे कुछ बंदर जो नीचे बैठे हुए थे वो धीरे से पेड़ के ऊपर चढ़ गए, मतलब डालियों में, क्योंकि आपको देखते हुए, क्योंकि देखिए एनिमल्स का एक एस्पेक्ट होता है कि कभी भी वो एक ऐसे व्यक्ति को अगर देखता है जिसको वो रेगुलरली नहीं देखता, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो पेड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग भी अपने लाइफ को लेकर के फियर साइकोसिस होते हैं। क्लियर? तो जैसे ही वो लोग नीचे जा रहे थे तो उनको खूब सारी बर्ड्स की साउंड भी सुनाई देने लगे। आप कभी भी फॉरेस्ट में विजिट करेंगे तो जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको चिड़ियों चिड़ियों की कनकनाहट की आवाज सुनाई देगी। क्लियर? तो मतलब जो टॉप ब्रांचेस में जो चिड़िया बैठी होती हैं वो आवाज करती हैं। फिर उसके बाद कि मतलब इसके कारण बच्चे थोड़ा सा घबराए तो टीबू ने बोला, यू जस्ट बी रिलैक्स, आप रिलैक्स रहिए, ये नॉर्मल फिनोमेना है कि चिड़िया जो होती हैं वो चहकती। ठीक। अब यहाँ पर बच्चों को साथ देखते हुए या कुछ लोगों को देखते हुए जो मंकीज होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं डालियों पे।
ठीक है, तो वहां पर वो जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वो बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं एक तरीके से। ये जो बंदर होते हैं या जो बंदर होते हैं, ये एक तरीके से वार्निंग कॉल भी देते हैं टू अलर्ट अदर एनिमल्स। जैसे आप कभी भी जाएंगे, आपको कभी भी आप फॉरेस्ट में या नेशनल पार्क में विजिट करेंगे, तो बेसिकली आपका जो एम होता है या ज्यादातर लोगों का जो एम होता है टू सी द टाइगर। और वो गाइड को भी ये प्रेफरेंस देते हैं कि भाई हमें टाइगर दिखाइए। टाइगर की प्रेजेंस जो गाइड होते हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि टाइगर किधर है, वो भी इन कॉल्स को पकड़ते हैं। ये कॉल बेसिकली देते कौन है? ये कॉल बेसिकली जो पेड़ों के ऊपर बैठे होते हैं बंदर, या हम जिसे कहें तो बंदर जो लोग होते हैं, मंकीज होते हैं, ये दूसरे जानवर को अलर्ट करते हैं, बेसिकली डियर्स को। क्योंकि टाइगर कहीं पर भी चल रहा है, ठीक है, तो उससे सभी जानवरों को खतरा होता है, बिकॉज टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल एंड ही यूज टू ईट डियर्स। तो उस टाइम पर डियर्स को अलर्ट करना या अदर एनिमल्स को अलर्ट करने का काम मंकीज का होता है। तो बेसिकली मंकी पेड़ पे चढ़ करके वो अलर्ट कॉल देते हैं, उससे गाइड ऑब्जर्व कर लेता है कि टाइगर कहाँ चल रहा है। समझ रहे हैं? आप कभी भी फॉरेस्ट विजिट करेंगे तो एक कॉल जो गाइड कहते हैं वहां पे कि कॉल आ रही है। कॉल बेसिकली है क्या? वो बंदर जो आवाज कर रहे हैं ना, वो टाइगर को ऊपर से देख रहे हैं और वो आवाज करते हैं, जिसके कारण टाइगर का मूवमेंट समझ में आता है। क्लियर? तो इस तरीके से वो हुआ, तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई। अब टीबू ने उनको ये भी बताया कि जो हार्ड कोर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जो काफी ज्यादा घातक एनिमल्स होते हैं, जैसे जैकॉल है, या हम कहें पिजन है, या एलिफेंट है, ये बिल्कुल जंगल के डीप में रहते हैं। देखिए, जंगल में दो तरीके का जोन होता है, एक होता है बफर जोन, एक होता है कोर जोन। कोर जोन मतलब अंदर वाला पार्ट, जंगल के इंटीरियर में आपको जो टाइगर्स हैं या जो नॉर्मली जो बहुत ज्यादा डेंजरस एनिमल्स हैं, वो आपको कोर एरिया में मिलते हैं। बफर एरिया में वो आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है? तो उन्होंने बताया कि कोर एरिया में ये डीपर एरियाज में फॉरेस्ट की ये रहते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक इमेज भी बनी हुई है, देखिए ये सारे जो हैं, ये देखिए फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं, ये देखिए जितने भी एनिमल्स आपको यहाँ एक एनिमेटेड वीडियो में नजर आ रहा है, ये सब डीप उसमें है, मतलब जंगल के इंटीरियर में। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि ये जो जंगल है, ये इन जानवरों के लिए घर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बेसिकली वो इन जानवरों का घर है। मैंने आपको बताया था ना कि दीज अ होम फॉर मेनी एनिमल्स, मतलब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का घर है फॉरेस्ट। वो उनका घर है, वो वहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो जंगल उनका क्या है? घर है। तो देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर दी होम्स ऑफ फॉरेस्ट। फिर इसके अलावा जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने कई सारे पेड़ ऑब्जर्व किए, मतलब कई सारी ट्रीज देखी। टीबू ने, जो उनके साथ जो लड़का था, उसने बताया कि कई ये सारी ट्रीज हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो ट्री आपको नजर आ रही है, दिस इज नीम ट्री, ये नीम का पेड़ है। ठीक है? फिर इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये शीशम है। ये कौन सा है? शीशम का पेड़ है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये बैम्बू है। ठीक है? ऐसे कई सारी वेराइटीज की ट्रीज उनको नजर आई। तो उनको टीबू ने बताया कि ये नीम का पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है, ये बम्बू का पेड़ है। क्लियर? तो ऐसे कई सारे ट्रीज जो हैं वो नजर आए। फिर जो प्रोफेसर अहमद जो उनके साथ गए थे, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की वैरायटी की ट्रीज मिलेंगी। कुछ श्रब्स होंगे, कुछ हर्ब्स होंगे, कुछ ग्रासेस मिलेंगी आपको फॉरेस्ट में। क्लियर? तो ये जो है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी होते हैं। इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं, उनको कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी होते हैं। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आप मेरी प्रीवियस क्लास को विजिट करिएगा, जिसमें मैंने प्लांट्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में भी बताया था। तो उनकी विजिट में उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो फॉरेस्ट में हैं,
और इन्हीं पेड़ों के कारण जो सनलाइट है, अगर हम बात करें, जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंचती है। कारण क्या है कि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पूरे तरीके से उसको ढक देते हैं। इसीलिए जितने भी जो घने जंगल होते हैं, आप कभी भी देखिएगा, जिनको एक तरीके से, जैसे आप आगे चल के इसको बारे में पढ़ेंगे, इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि हमेशा बहुत ही घने जंगल, मतलब वो ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर बारिश बहुत, जहां पर रेन जो होती है इक्वेटर के आसपास, चूंकि गर्मी ज्यादा होती है यहाँ पर, इसी कारण से यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होती है। तो इसी कारण से इन रीजन्स में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे जो बिल्कुल घने होते हैं। और वहां आप ऑब्जर्व करेंगे, आप कभी भी किसी बहुत घने जंगल में जाइए, आपको जब जाएंगे तो अंदर पूरा आपको अंधेरा दिखेगा, क्योंकि सनलाइट पड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसकी टहनियां हैं, पत्तियां हैं, कि वो पूरे फॉरेस्ट को ऊपर से ढक देती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको इमेज दिखाई थी, देखिए, आपको क्या इस इमेज में फॉरेस्ट के नीचे कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, आपको चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंचती। क्लियर? तो इतने बड़े बड़े पेड़ के कारण क्वाइट डार्क होता है इनसाइड दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर काफी डार्क होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो अब हम लोगों ने कई सारे, हमारे घरों में कई सारे ऐसे आइटम्स बनते हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो जंगल से बनते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें, तो आपके घरों में जो फर्नीचर इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा कि वो सागौन की लकड़ी का बनता है। तो ये लकड़ी कहाँ से मिली है? ये लकड़ी आपको जंगल से मिली है। फिर उसके अलावा आप जो हनी यूज करते हैं, शहद, आप जो शहद यूज करते हैं, हनी, वो कहाँ से मिला है आपको? वो इस मधुमक्खी के छत्ते से मिला है। यहाँ पर देखिए कई सारे आपको दिखाई देंगे, जैसे ये गम, ये आप देखिए जो गोंद होता है ये भी लकड़ी से मिलता है। फिर इसके अलावा आपको ये देखिए लकड़ी का एक स्टैचू बना हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये जैसे प्लाईवुड है, फ्यूल वुड है, फिर उसके अलावा बॉक्सेस हैं, पेपर है, पेपर सबसे बड़ी चीज, आपको जो पेपर है वो कहाँ से मिलता है? वो लकड़ी से मिलता है, वो लकड़ी से मिलता है। इट इज अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसीलिए आज की डेट में जो गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं कि भाई पेपरलेस इनिशिएटिव वो कर रहे हैं, वो बेसिकली किस लिए कर रहे हैं? ताकि जंगलों की लकड़ियां ना काटी जाएं, एनवायरनमेंट, क्योंकि जंगल के कटने से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है। अभी वो क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा, बट इसी कारण से आज की डेट में हर काम जो भी हो रहा है वो पेपरलेस हो रहा है, टू कोऑपरेट इन दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप, एक क्वेश्चन और भी बच्चों के मन में उठा कि इतने सारे पेड़ उगाए किसने? मतलब कि जंगल में इतने सारे पेड़ किसने उगा दिए? क्योंकि हम अपने घरों की बात करें तो घरों में तो हम पेड़ लगाते हैं, सीड देते हैं, उसको पानी देते हैं, धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करता है। यहाँ पर ऐसा क्या है, किसने लगाए ये सारे पेड़? अगर एक जंगल की बात करें तो जंगल में तो इतने सारे पेड़ हैं, ये कैसे लगाए गए? तो उस टाइम पर जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने रिप्लाई दिया कि नेचर में ट्रीज इतनी सीड्स इनफ प्रोड्यूस करती हैं, ये नेचर है, ये नेचर है, ये प्राकृतिक दिया है। देखिए, इसको नेचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, ये लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया जंगल, जंगल हमें विरासत में मिला है, नेचर में मिला है। तो यहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं वो इतनी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो खुद ही नीचे गिर के जर्मिनेट होकर के एक नया पेड़ बन जाता है। ये होता है यहाँ पर फॉरेस्ट में, मतलब वो खुद ही नया पेड़ बन जाता है। मैंने आपको बताया था, जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कई बार कुछ प्लांट्स की सीड्स वहीं पर जमीन पे गिर जाती हैं और वहीं जर्मिनेट हो जाती हैं और वहीं से वो फिर से ग्रो कर जाता है। इसीलिए आप कभी भी जंगलों में देखिएगा पेड़ बहुत आसपास, एक दूसरे के बहुत आसपास पेड़ बने, तो क्यों है ये? इसीलिए
तो जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर है, ठीक है, वो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। मतलब जो 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 एक जिसे कहा जाए जंगल की जो जमीन है, वो एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है कि वो खुद ही जर्मिनेट होकर के और खुद ही डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे आपको पेड़ आसपास नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनके जो ब्रांच होती है ट्रीज की, ठीक है, वो स्टेम के ऊपर होती है। मतलब जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के ऊपर होती हैं, उनको बोला जाता है क्राउन ऑफ द ट्रीज। देखिए यहां पर ये आपको क्राउन नजर आ रहा है, ये देखिए, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की स्टेम है। यहां ऑब्जर्व करें अगर आप, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की स्टेम है। ये जो ब्रांच नजर आ रही है, ये देखिए, ये ब्रांच है, ये स्टेम के ऊपर है। सिमिलरली आपको यहाँ पर ब्रांच नजर आ रही है, यहाँ पर ब्रांच नजर आ रही है, यहाँ पर ब्रांच नजर आ रही है, यहाँ पर ये ब्रांच नजर आ रही है। इसको बोलते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। ये देखिए, सॉरी, ये ये क्या है? क्राउन। मतलब वो ब्रांच स्ट्रक्चर जो उसकी स्टेम के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं उस पेड़ का क्राउन। क्लियर? अब यहाँ पर एक और भी चीज ऑब्जर्व करने को कही प्रोफेसर अहमद ने। उन्होंने ये बोला कि आप देखेंगे कि कुछ ब्रांच ट्रीज की ऐसी हैं जो रूफ टॉप का काम कर रही है। रूफ ओवर, मतलब ओवर द ट्रीज, मतलब इस पेड़ के ऊपर भी एक ऐसे ब्रांचेस बनी हुई है पेड़ की जो इसके लिए रूफ का काम कर रही हैं इस पेड़ के लिए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है ये एक तरीके से रूफ का काम कर रही है। क्लियर? ये एक तरीके से इस पेड़ के लिए क्या कर रही है? रूफ का काम कर रही है। इसको बोला जाता है कैनोपी। कैनोपी, इसको बोला जाता है कैनोपी। मतलब कैनोपी बेसिकली होता क्या है कि वो ट्रीज जो कि बहुत बड़ी होती हैं और जो नीचे की ट्रीज, मतलब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर ये नीचे पेड़ दिख रहा है, उसके लिए ये क्या काम कर रही है? उसके लिए रूफटॉप का काम कर रही है। ये क्या कर रही है? रूफटॉप का काम। तो इन जो नीचे के पेड़ होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अंडर स्टोरी। और इसको ढकने वाले या इसके ऊपर रूफटॉप की तरह रहने वाले पेड़ों को बोला जाता है कैनोपी। क्लियर? तो जो जाइंट और टॉल ट्रीज होते हैं जिनकी टॉप लेयर्स में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं या एक तरीके से रूफ टॉप का काम करते हैं इन कंपैरिजन टू जो छोटे पेड़, ठीक है। तो जो छोटे पेड़ होते हैं उनको अंडर स्टोरी बोला जाता है, और जो बड़े पेड़ होते हैं जो उनको एज अ रूफ टॉप की तरह जो ट्रीट करते हैं उसको बोला जाता है कैनोपी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कैनिपॉय और अंडर स्टोरी समझ में आया ट्रीज का। क्लियर? अब यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। देखिए आपने कभी नोटिस किया होगा, आपको ये जो पेड़ के जो क्राउन नजर आ रहे हैं, आप कभी भी दो अलग अलग रीजन्स के जंगल में विजिट करेंगे, आपको अलग अलग पेड़ नजर आएंगे, मतलब अलग अलग कंडीशन। तो वो कारण क्या है? जब बच्चों ने उनसे पूछा तो प्रोफेसर अहमद ने उनको ये बताया कि देखिए कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें लैंड एरियाज की, तो लैंड एरियाज की जो कंडीशन होती है और ऐसे रीजन्स या ऐसे फॉरेस्ट जो हिमालयन रीजन में है, मतलब जो पहाड़ों पे, तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अंतर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से डेजर्ट्स को कंपेयर करें, मतलब ऐसे जंगल जो कि डेजर्ट में, वहां आपको अलग तरीके के पेड़ मिलेंगे, वो पेड़ आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये सब पेड़ों में डिफरेंस क्यों है? ये पेड़ों में डिफरेंस सिर्फ इसलिए है ताकि जो एक जिसे कहा जाता है एनवायरमेंट कंडीशंस अलग अलग, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। अब जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था घने जंगल, तो आप देखिएगा वर्ल्ड में जो इक्वेटर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, वहीं पर आपको सबसे ज्यादा घने जंगल मिलेंगे। कारण, इक्वेटर के आसपास के एरिया में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसके कारण गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने के कारण वहां पर बारिश सबसे ज्यादा गिरती
इसीलिए आप देखेंगे वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और वहाँ के जंगल जो होते हैं वो बहुत घने जंगल होते हैं। आपको हर जगह घने जंगल नहीं मिलेंगे। आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे आपको अलग टाइप के जंगल मिलेंगे। कारण कारण है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशंस का चेंज होना। क्लाइमेटिक कंडीशंस का चेंज होना। अब इसके बाद बच्चों ने ये भी देखा कि कई सारे इंसेक्ट्स जमीन पे चल रहे थे। मतलब फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, फॉरेस्ट का फ्लोर। तो यहाँ पर कई सारे इंसेक्ट्स, कई सारे उनको स्पिंडल्स, स्पाइडर्स दिखाई दिए, स्क्विरल्स दिखाई दिए, आंट्स दिखाई दिए। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन ट्रीज के नीचे यहाँ पर फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इनका काम क्या होता है, इन कीड़ों का काम क्या होता है, आप कभी भी नोटिस करिएगा, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो काम इनका काम क्या होता है। आप अगर आप किसी भी जंगल में विजिट करें तो आपको नीचे बहुत सारी पत्तियां नजर आएंगी जो कि डेड लीव्स होती हैं, क्योंकि देखिए जो लीव्स पक जाती है वो पेड़ से टूट के क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ठीक है। तो वहां पर प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने बताया कि इनमें से एक पत्ती को आप उठाइए, इनमें से एक पत्ती को अगर आप उठाइए और उसमें माइक्रोस्कोप से चेक करें तो आपको उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगी उस पत्ती पे। तो उसमें बच्चों के में क्वेश्चन उठा कि सर, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं और ये कहाँ से खाना खा रहे हैं, ये कैसे लिव कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्ती तो मरी हुई है, इट इज अ डेड लीफ। तब उन्होंने वहां पर बताया एक टर्म के बारे में, उन एनिमल्स को जो कि डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स को खा करके, मतलब डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को खा करके ह्यूमस को जनरेट करते हैं। ह्यूमस के बारे में मैं सॉइल्स में बता चुका हूँ, सॉइल की किस लेयर में ह्यूमस पाया जाता है। तो बेसिकली जो अंदर, जो जमीन के अंदर के जो कीड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म किसानों के लिए, जो एग्रीकल्चर फील्ड में है या जो एग्रीकल्चर उसमें है, जो खेती किसानी करते हैं, उनके लिए अर्थवॉर्म भगवान है। उनके लिए अर्थवॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि वो नीचे के जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको खा करके उसके अंदर से जो चीज वो वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है वो ह्यूमस प्रोड्यूस करता है, जो कि उस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। मतलब उस जमीन को उपजाऊ बनाती है, उस सॉइल को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जो अभी के जो प्लांट हैं उनका रूट उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसी से वो पेड़ ग्रो होता है। क्योंकि भाई पेड़ को भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, वो होती है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स को रूट से। और न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, यही जो डी यही जो इंसेक्ट्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, उससे जो ह्यूमस प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को जो कि डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स को खा करके उसके अंदर से ह्यूमस जनरेट करते हैं, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजर्स कहा जाता है। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर्स। इनको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर्स। इसीलिए देखिए आप कभी भी जो किसान विसान होते हैं उनके लिए अर्थवॉर्म्स जो होता है वो एक वरदान होता है, क्योंकि वो नेचुरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए बेसिकली आपने देखा होगा, जो खेती किसानी करने वाले होते हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया क्या है, यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो कि आप अपनी जमीन पर जब डालते हैं तो जमीन उपजाऊ बनती है। और ये जो डेड वॉर्म्स, ये जो अर्थ वॉर्म्स के कारण जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ये तो नेचुरल है,
ये क्या है? नेचुरल है। फर्टिलाइजर्स क्या है? आर्टिफिशियल है। ये क्या है? नेचुरल। तो एक तरीके से अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो एक तरीके से भगवान होते हैं, ठीक है, किसी भी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो एक चीज पूछी गई कि ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चंस बच्चों ने उनसे पूछा कि ये जो फॉरेस्ट में ये जो ट्रीज हैं, ठीक है, इनकी जरूरत क्यों है? मतलब इनको क्यों ना काटा जाए, मतलब ये पेड़ जो हैं इनको क्यों ना काटा जाए? तो उस टाइम पर प्रोफेसर अहमद ने इस बात को कहा कि हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, हर्बीवोरस कार्निवोरस। एनिमल्स एनिमल्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं और ओमनीवोरस भी होते हैं। क्लियर? अब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स को खा के जिंदा रहते हैं, वो एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं। वो एनिमल्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। क्लियर? और कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो उन एनिमल्स को खाते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रास है एक। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करिएगा, इसको बोलते हैं फूड चेन। ये कंसेप्ट आगे आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ये फूड चेन एक्चुअली होता क्या है। देखिए किसी भी चीज को जैसे हम बात करें, अगर ग्रास, ठीक है, अब कुछ इंसेक्ट्स या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इस ग्रास को खाते हैं। अगर हम बात करें तो इस ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट। क्लियर? उस इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग। ठीक है, जो अपना मेढक होता है वो क्या करता है? उस इंसेक्ट्स को खाता है। अब फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, सांप। क्लियर? अब स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं ये ईगल भी इस ग्रास पे डिपेंडेंट है। हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप देखें तो ग्रास खाने वाले कौन है? इंसेक्ट्स। उन इंसेक्ट्स को खाने वाले कौन है? फ्रॉग। उन फ्रॉग को खाने वाले कौन है? स्नेक। और स्नेक को खाने वाला कौन है? ईगल। तो यहाँ पर ये जो पेड़ है, ठीक है, ये प्लांट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं या जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो पूरे के पूरे डिपेंड प्लांट पे। अगर पेड़ नहीं होगा या घास नहीं होगी, क्लियर, तो जाहिर सी बात है, अगर प्लांट्स या ग्रास नहीं होंगे तो ये इंसेक्ट नहीं होगा। अगर इंसेक्ट नहीं होगा तो फ्रॉग नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉग खाएगा क्या? अगर इंसेक्ट ही नहीं है तो फ्रॉग खाएगा क्या? और इंसेक्ट फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक नहीं होंगे, स्नेक नहीं होगा तो ईगल नहीं होगा। मतलब एक भी चीज अगर डिस्टर्ब हुई तो पूरी की पूरी फूड चेन जो आपकी होती है वो डिस्टर्ब। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, टाइगर्स की कमी होने के कारण चलाया गया, क्योंकि अगर टाइगर्स नहीं होंगे तब भी फूड चेन आपका डिस्टर्ब, तब भी फूड चेन आपका क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो बेसिकली ये फूड चेन डिस्टर्ब ना हो फॉरेस्ट में, ठीक है। फूड चेन का मतलब ही यही है कि सारे लोग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर किसी एक चीज को भी डिस्टर्ब किया तो उससे पूरा इफेक्ट होगा। इसीलिए फॉरेस्ट में हर एक पार्ट फॉरेस्ट का दूसरे पे डिपेंडेंट है। हर एक पार्ट, हर एक पार्ट जो है वो दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। क्लियर? अगर हम एक भी पार्ट को रिमूव करेंगे तो उसका इफेक्ट सारे पार्ट्स पे पड़ेगा। उसका इफेक्ट जो होगा वो सारे पार्ट्स पे पड़ेगा। क्लियर? अगर एक चीज भी डिस्टर्ब हुई फूड चेन में तो उससे पूरे उस पर उसका असर। तो आई होप कि आपको ये डिकम्पोजर्स और आपको ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में, एनिमल्स के बारे में समझ में आया होगा। आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं उस कंसेप्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट इज अ ग्रीन लंग्स। याद है आपको, हमने बताया था कि ग्रीन लंग्स कहते हैं फॉरेस्ट को। तो उसको क्यों कहते हैं, इस बात का आंसर अभी तक नहीं मिला। तो आपको भी पता है, और हम लोगों ने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो प्लांट्स के बारे में हमने आपको एक चीज बताई थी कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। अब वो क्या एक्सचेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स का होता है रेस्पिरेशन जब, तो उसमें वो ऑक्सीजन लेता है, आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और वही ऑक्सीजन कौन लेता है, वही ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एक दूसरे पर प्लांट और एनिमल डिपेंडेंट हो गए। तो जब भी कभी प्लांट डिस्ट्रॉय होंगे या प्लांट को काटा जाएगा तो उससे हमारे लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसको लेगा कौन, और जो ऑक्सीजन प्लांट हमको देता है वो हमें कहां से मिलेगा। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, या उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए पेड़ जरूरी है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में जाएगा, और वो किसका कारण बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा टर्म है, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मैं एक क्लास लूंगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो मतलब यहाँ पर इम्बैलेंस होगा। मतलब अगर एक भी चीज को हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पर ये डिपेंडेंसी कैसी है, प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ह्यूमन या जानवर एनिमल्स उसको ले रहे हैं, और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, प्लांट्स को दे रहे हैं। ठीक है। प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके जरिए प्लांट जो होता है वो अपने ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का इम्बैलेंस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इम्बैलेंस होगा, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट सीधे सीधे एनिमल्स पे। तो यहाँ पर आपको प्लांट की रिक्वायरमेंट की दो कारण सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आए। एक तो फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा अगर आप प्लांट्स काटते हैं तो, इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करेगा अगर आप प्लांट्स को काटते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि प्लांट्स क्यों जरूरी है, क्लियर हो रहा है आपको ये। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक हमने फॉरेस्ट के बारे में जितनी भी बात की, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और भी होती है जो कि एक सैम्पलिंग होती है। मतलब कि आप देखें तो कई बार जो होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, वो ड्रॉपिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं। ठीक है। और उनमें कई सारी ड्रॉपिंग्स होती हैं, एनिमल्स की भी ड्रॉपिंग्स होती हैं। क्लियर। कि आपने कभी देखा हो कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो कई बार किसी पर्टिकुलर एनिमल की मूवमेंट को कैसे पहचानते हैं। आपने कभी भी किसी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से बात कीजिएगा, जैसे उनको टाइगर की प्रेजेंस का अंदाजा कैसे लगता है कि टाइगर आसपास है, उसकी प्रेजेंस का अंदाजा उनको फुटप्रिंट से लगता है। टाइगर के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, क्योंकि जब टाइगर चलता है तो उसके फुटप्रिंट्स या फुट मार्क्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि टाइगर का मूवमेंट कहाँ है। या फिर वो कई सारी ड्रॉपिंग्स के जरिए भी टाइगर की प्रेजेंस को पहचानते हैं, जैसे अगर यूरिन करा टाइगर ने तो वो समझ में आ जाता है उनको। तो ये सब क्या है, ये ड्रॉपिंग्स है। तो ड्रॉपिंग्स और फुटप्रिंट्स के माध्यम से किसी भी एनिमल को ट्रैक करने में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मदद मिलती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि
जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं तो वो कई सारी ड्रॉपिंग्स करते हैं, कई सारी चीजें वो ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और यही ड्रॉप्स को, यही ड्रॉपिंग्स को कुछ बीटलेस या ग्रब्स जो होते हैं वो फीड कर लेते हैं। ये जो बीटलेस या ग्रब्स मतलब जो जमीन पे चलने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको फीड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके कारण सीडलिंग्स जो होती हैं वो स्प्राउटेड हो जाती हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स कई बार जो ड्रॉपिंग करते हैं उसके कारण भी सीडलिंग्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके कारण भी पेड़ उग जाते हैं। आप कभी नोटिस करिएगा एनिमल्स की ड्रॉपलिंग्स के कारण भी कुछ सीडलिंग्स जो होती हैं वो स्प्राउटेड हो जाती हैं, ठीक है। अब उससे भी क्या होता है, पेड़ हो जाते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो भी डिस्पर्स करते हैं सीड्स टू सर्टेन प्लांट्स, seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate। देखिए एनिमल्स भी क्या करते हैं, सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। क्या करते हैं, सीड्स जो होती हैं जिससे प्लांट के जन्म होता है उनको डिस्पर्स करते हैं जगह जगह पे, जिससे कि वहां पर प्लांट ग्रो हो जाए। क्लियर। तो मतलब ये सिर्फ जो पेड़ हैं फॉरेस्ट में, ये सिर्फ प्लांट्स की देन नहीं है, इसमें एनिमल्स की भी कुछ सीड्स जो होती हैं वो डिस्पर्स करते हैं, जिसके कारण कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जिसके कारण जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो ग्रो होता है और रीजनरेट होता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स के बारे में, तो वो डिकम्पोजर्स भी इनके रूट्स में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो यहां पर अभी तक जो स्टूडेंट्स को समझ में आया कि जो ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, मतलब ये जो इतने सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, ये जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस। भाई इतने वैरायटी के पेड़्स आपको मिलते हैं, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके लिए तो ये जंगल जो है वो एक तरीके से वरदान है, क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं जिसके कारण उनको खाने में और उनको हैबिटेट मतलब उनको वहां पर रहने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने सारे पेड़ होने के कारण जो लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी फूड की बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, कई सारे कार्निवोरस एनिमल्स भी वहां होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी उस चीज में खाने की बढ़ोतरी होती है। देखिए भाई जितने हर्बीवोरस होंगे उतने ही कार्निवोरस भी होंगे फिर, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर देयर इन दी फॉरेस्ट। बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स आपको मिलेंगे, कई हर्बीवोरस होंगे, कई कार्निवोरस होंगे। क्लियर। इसके अलावा डीकम्पोजर्स भी हैं जो कि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में मदद करते हैं, जो डीकम्पोजर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके का डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी। क्योंकि यहाँ हर तरीके के आपको एक तरीके के जानवर मिल रहे हैं, बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो इट इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा अच्छा हर चीज फॉरेस्ट में नजर आ रही है। क्लियर। तो अब यहाँ पर उन्होंने जंगल विजिट करने के बाद अब स्टूडेंट्स ने वहां से कहा कि भाई अब हमें यहाँ से रिटर्न होना चाहिए, गर्मी का आफ्टरनून का समय आ गया कि अब हमें लौटना चाहिए। तो जो उनके साथ थे टीबू, उन्होंने उनको बताया कि हम सेम रूट से नहीं लौटेंगे, हम डिफरेंट रूट से लौटेंगे। और जैसे ही वो लौट रहे थे वहां पर बारिश होने लगी, मतलब इट स्टार्ट्स रेनिंग। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बारिश होने लगी, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर सरप्राइजिंगली ऑब्जर्व किया कि जो अपर लेयर है फॉरेस्ट की, ये जो कैनिपोई है, ठीक है, कैनोपी, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी को नीचे नहीं आने दे रहे। आप कभी भी जंगल के नीचे से जाइएगा तो पानी जो होता है वो उसको वो नीचे नहीं आने दे रहे, मतलब फॉरेस्ट के फ्लोर पे डायरेक्टली पानी जो है वो नहीं आ रहा। जो अपर मोस्ट लेयर है वो रेन ड्रॉप्स के फ्लो को इंटरसेप्ट कर ले रही है, ठीक है। और जितना भी पानी आ रहा है वो ब्रांचेस और ट्रीज से होते हुए आ रहा है। क्लियर।
अब यहाँ पर ये जो ड्रिपिंग है स्लोली स्लोली जो हो रहा है, ठीक है, और फिर ये ग्राउंड पे जा रहा है, तो अभी भी आप देखेंगे कि बारिश गिरने के बाद भी ग्राउंड जो है वो अभी भी ड्राई है, ठीक। जब आधे घंटे के बाद जब पानी गिरना बंद हुआ, द रेन स्टॉप, दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर्स अपीयर्ड वेट नाउ। देखिए जो जो मरी हुई पत्तियां जो जमीन में पड़ी हुई थी फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या हुई, वो गीला आने लगा, मतलब उसमें वेटनेस आने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हेवनली रेन होने के बाद भी बूजू ने ऑब्जर्व किया कि भाई टाउन्स में तो पानी जो होता है वो हमारी सड़कों पे भर जाता है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसमें प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी एक तरीके से पानी के लिए एब्जॉर्बर का काम करते हैं। देखिए जंगल की जो मिट्टी होती है, जंगलों की जो रास्ते होते हैं, जो मिट्टी होती है वो कच्चे रास्ते होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी जो गिरता भी है तो वो क्या करता है, जमीन उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए जब भी जंगल को काटा जाता है, तो जंगल को क्यों काटा जाता है, क्योंकि जंगल की जो धरती होती है वो सबसे ज्यादा उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर क्यों होता है, क्योंकि जो पानी गिर रहा है जमीन में वो फॉरेस्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज्यादा। अब ये क्यों एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्यों, इन पेड़ों के कारण, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं, पानी को बहने नहीं देते। ये पेड़ जो होते हैं वो पानी को बहने नहीं देते। अपने टाउन्स में क्या होता है, पानी जो होता है बह जाता है। हालांकि टाउन्स में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है पानी को सेव करने के लिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बट फॉरेस्ट में ये चीज नेचुरली होती है। फॉरेस्ट में जो ये चीज होती है वो चीज नेचुरली होती है। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्या करती है, पानी को बहने नहीं देती। क्लियर। तो इस तरीके से उन्होंने समझा कि एक फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो ये वाटर को स्टोर करके रखता है, दूसरी बार इसकी जो पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं, वो आपकी जो मिट्टी होती है उसको इंटैक्ट रखती है। मतलब आपकी मिट्टी जो होती है वो साफ नहीं होती। कारण क्यों है, कि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत होती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपकी जो सॉइल है उसको अपनी जगह पे मेंटेन करके रखती है। इसके बारे में आप डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस ने क्या सम अप किया कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। एक तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा वो हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, और ये एक तरीके से घर है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक। उसके अलावा नेबरहुड एरियाज में अच्छी रेनफॉल के लिए भी फॉरेस्ट हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें कई सारे मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, या हमें टिम्बर की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है, अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 17 खत्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 17 समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में आप चैप्टर बुक से पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचता है, जिस जो है वेस्ट वाटर थ्योरी। तो उसके बाद हमारा ये 7th क्लास का साइंस का बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 8th क्लास की साइंस की बुक को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।